हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल इन अनदर क्लास। तो आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस के लेक्चर नंबर 5 पर आ गए हैं। क्लास भले ही लाइव ना हो, लेकिन गुरु माँ की एनर्जी, उनके इंटेंशंस, उनका प्रेम, उनका पढ़ाना, सब कुछ सेम वैसा की वैसा आपको फील होगा। और इसीलिए आपका पढ़ना, आपका अटेंशन, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी मुझे बिल्कुल हमारी लाइव क्लास की तरह ही चाहिए। तो आइए मेरे नादान परिंदों, सबसे पहला काम, और सबसे पहला काम है आशीर्वाद लेना। तो मेरे सभी नादान परिंदों के चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। आइए स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलरली पढ़ना है। तो मेरे नादान परिंदों, हमने लास्ट क्लास के अंदर पल्मोनरी कैपेसिटीज कंप्लीट की थी और एक्सचेंज ऑफ गैस को समझा था कि कैसे हाई टू लो पार्शियल प्रेशर गैसेस का एक्सचेंज होता है। आज हम नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, जहां पर हम O2 ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है उस कहानी को समझेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, रूटीन में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। हम इतने इजी तरीके से पढ़ेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट हमारी मुट्ठी में हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, सबको नोट्स बनाने हैं और बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन रखना है और एकदम पॉजिटिविटी के साथ क्लास को अटेंड करना है, बिल्कुल बैकलॉग नहीं बनने देना। गैसेस की जब हम बात करते हैं तो दो गैसेस की हम बात कर रहे होते हैं, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड, O2 एंड CO2। सबसे पहले O2 जो है वो एटमॉस्फेयर की एयर में बहुत ज्यादा है, तो O2 रिच एटमॉस्फेरिक एयर है। उस एटमॉस्फेयर की एयर से हमने O2 को इनहेल किया है। कैसे किया था? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करी थी, जिसके कारण थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, तो लंग्स के अंदर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, प्रेशर डिक्रीज हुआ था और ये एयर अंदर आई थी। सो इस एयर को हमने इनहेल किया था, इनहेलेशन। इनहेल कर कर ये एयर एल्व्यूलाई तक आ गई थी। अब एल्व्यूलाई के बाद, क्योंकि एल्व्यूलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 95 mmHg है, तो हाई प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हुआ था, एक्सचेंज हुआ था, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और आज हम सीखेंगे कि कैसे इसे हम टिश्यूज तक पहुंचाएंगे। O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ब्लड के थ्रू, वाया ब्लड, वाया ब्लड। ये हम आज की क्लास में डिटेल में सीखेंगे, डिटेल में। और सेम इसी तरह जो टिश्यूज ने CO2 ब्लड में डाली थी और फिर वो ब्लड से एल्वुलाई में गई और एल्वुलाई से एटमॉस्फेयर में गई, यानी जो टिश्यूज हैं उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की और वो CO2 का भी ट्रांसपोर्ट ब्लड ने किया, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ट्रांसपोर्ट वाया ब्लड। और ब्लड के बाद वो एल्वुलाई में आई। कैसे आई थी बेटा एल्वुलाई में? क्योंकि टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg थी, एल्वुलाई में 40 mmHg थी, तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ एक्सचेंज या डिफ्यूजन हुआ था और उसके बाद हमने इसे रिलीज्ड आउट किया था इन एटमॉस्फेयर। ये हमने कैसे किया था? एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन से। इस समय डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करी थी, जिससे थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो लंग्स के अंदर पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हुआ और हवा बाहर गई। तो हम ये स्टेप पढ़ चुके हैं और एल्वुलाई से ब्लड में आना पढ़ चुके हैं, लेकिन एक्चुअली ब्लड में कैसे O2 ट्रांसपोर्ट होती है वो हम आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में ब्लड में CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है वो पढ़ेंगे। यहां तक सबने नोट कर लिया? अब आइए हम कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझो कि जो ब्लड है, इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ब्लड के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा 55%, और ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, आप सबको पता है। रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स।
मेरे प्यारे नादान परिंदों, गैसेस के ट्रांसपोर्ट में इन दो का कोई रोल नहीं होता। ये खून का थक्का जमाता है, ब्लड क्लॉटिंग, जब लगातार ब्लीडिंग है उसे स्टॉप करता है। ये सोल्जर्स हैं, सिपाही है, इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। लेकिन आरबीसी या जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ये O2 CO2 ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करेगा और प्लाज्मा का रोल आएगा। प्लाज्मा और आरबीसी दो का रोल आने वाला है गैसेस के ट्रांसपोर्ट में। और ये जो आरबीसी है, इसके पास एक पिगमेंट मिलता है, हीमोग्लोबिन। दे हैव हीमोग्लोबिन। आरबीसी एक्चुअली हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करके O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो आओ चलो थोड़ा सा बेसिक्स हम और सीखते हैं अबाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, वैसे तो इसे मैं डिटेल में आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ाऊंगी। बेटा ये एक प्रोटीन होता है, क्वाटरनरी प्रोटीन। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। पॉलीपेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड्स की चेन्स हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। इसे ग्लोबिन पार्ट बोलते हैं, ग्लोबिन। ग्लोबिन दिस इज प्रेजेंट इनसाइड रेड ब्लड सेल। ये रेड कलर का पिगमेंट है, रेड पिगमेंट, लाल रंग का पिगमेंट होता है, क्वाटरनरी प्रोटीन होता है, आरबीसी के अंदर होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, इसके अंदर एक ग्लोबिन पार्ट होता है और एक हीम पार्ट होता है, हीम पार्ट। बेटा ये जो ग्लोबिन पार्ट है, इसमें एक्चुअली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ती हैं। ये बात हम बायोमोलिक्यूल्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इनमें से 2 अल्फा और 2 को बीटा चेन्स कहते हैं। 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होते हैं। ये प्रोटीन पार्ट है, अमीनो एसिड्स ने जोड़ जोड़ के बनाया है। और जो ये हीम पार्ट होता है बेटा, इसके अंदर 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, 4 हीम ग्रुप्स। हर हीम ग्रुप के पास में एक आयरन होता है Fe2+ के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सपोज करो अल्फा चेन्स हैं, ये सपोज करो बीटा चेन्स हैं, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स हैं और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। डाइसल्फाइड, 2 सल्फर, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। 4 हीम ग्रुप्स होते हैं। ये सपोज एक हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप, हीम ग्रुप, हीम ग्रुप, और इधर भी एक हीम ग्रुप। हर हीम ग्रुप के पास एक आयरन है, वो भी Fe2+, 3+ नहीं बेटा, 2+, Fe2+, फेरस आयन। Fe3+ नहीं है, 3+ लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा, Fe2+। इतना समझ में आया? यानी एक हीमोग्लोबिन के पास में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और 4 ही आयरन होते हैं। स्टूडेंट्स, जब ऑक्सीजन जाएगी, मैं अभी सिखाऊंगी, तो 3% ऑक्सीजन, जितनी भी ऑक्सीजन ब्लड के पास आई है एल्विलाई से, उसका 3%, 3% प्लाज्मा में घुलेगी। प्लाज्मा में पानी है, लिक्विड है ये। और 97% ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उसके अंदर एंटर होगी, और आरबीसी के अंदर भी जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसके अंदर एंटर होगी, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के आयरन वाले पार्ट के साथ जुड़ेगी। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? सपोज मैं इसको अल्फा 1 अल्फा 2 लिख देती हूं, बीटा 1 बीटा 2 लिख देती हूं। यानी मैंने आपसे कहा कि O2 बाइंड्स विथ Fe2+, जो हीम ग्रुप का पार्ट है, हीम ग्रुप का पार्ट। तो ऑक्सीजन जो जब आरबीसी के थ्रू जाएगी 97%, वो उसके अंदर हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप में आयरन के साथ जुड़ के जाती है। जबकि CO2 मैं बताऊंगी 20 से 25% आरबीसी के अंदर एंटर करती है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर जाती है, पर वो हीम पार्ट के साथ नहीं जुड़ती, वो ग्लोबिन चेन के साथ जुड़ती है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विथ, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विथ
ग्लोबिन चेन्स। हीमोग्लोबिन टोटल है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, पर ऑक्सीजन हीम पार्ट में आयरन के साथ अटैच होके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबिन चेन के साथ अटैच होके जाती है, आयरन के साथ नहीं। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक बार क्विकली इतना पार्ट आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब आइए स्टूडेंट्स, अब हम हेडिंग लिखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पर्टिकुलरली बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है अगर हमने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया, जो कि हम कर ही लेंगे। बेटा जितनी भी O2 आई है उसका 3% प्लाज्मा के अंदर जो लिक्विड है, पानी है, उसमें घुल जाता है और प्लाज्मा लेके जाएगा, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो इसको ट्रांसपोर्ट करके टिश्यूज तक लेके जाएगा और फिर टिश्यूज पे आके टिश्यूज में हायर पार्शियल प्रेशर, लोअर पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, ब्लड में हायर है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू के अंदर एक्सचेंज हो जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगा, जो लास्ट क्लास में सीखा था। और जो बचा हुआ 97% ऑक्सीजन है वो आरबीसी के अंदर जाएगा, इनसाइड आरबीसी। कहां? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, उसके हीम पार्ट में आयरन के साथ जुड़ेगा। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं, ऑफ कोर्स आयरन के साथ, तो उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इनसाइड आरबीसी 97% पार्ट और 3% पार्ट डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। इतना नोट कर लो। यानी कहानी कुछ ऐसा समझो कि अगर ये एल्व्यूलाई हमने बनाया, ये इसकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, यहां एटमॉस्फियरिक एयर है, यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mmHg था, यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg था, तो हायर टू लोअर इनहेल हुई थी। यहां पे सपोज करिए ये ब्लड की कैपिलरी आई थी, ये इसकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है जिसे हमने एंडोथीलियम कहा था। इसके अंदर प्लाज्मा भी है बेटा, जो लिक्विड पार्ट है, WBC है और साथ में RBC भी है, और RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है। ये RBC है, ये इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्लड की कैपिलरी है, ब्लड की कैपिलरी। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 95 mmHg है, यानी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एल्व्यूलाई और एल्व्यूलाई से 3% तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी और 97% हीमोग्लोबिन के अंदर चली जाएगी, 97 इनसाइड आरबीसी चली जाएगी। हायर टू लोअर पार्शियल प्रेशर के कारण से डिफ्यूजन होगा। अब हम सीखेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट सारा कुछ कैसे होगा। समझ में आ रहा है हम पढ़ने क्या वाले हैं? ठीक है बेटा। हीमोग्लोबिन के अंदर भी Fe2+ के साथ जुड़ेगी। ये ब्लड की कैपिलरी है या पल्मोनरी कैपिलरी बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे पल्मोनरी आर्टरी आई होगी, वो कैपिलरीज में डिवाइड हुई होगी, CO2 बाहर फेंका होगा, O2 मिक्स हुआ होगा और अब ये बन गई होगी पल्मोनरी वेन, जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड लेके जाएगी। यहां तक नोट कर लो क्विकली एवरीवन। चलिए अब आइए बेटा समझो, एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, आओ हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, एक हीमोग्लोबिन के पास में 4 हीम है, यानी 4 आयरन है, Fe2+। हर Fe2+ के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, यानी मैक्सिमम 1 हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़ सकते हैं। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कंपाउंड है, क्या मैं उसे ऐसा लिख सकती हूं, ऐसा, एक हीमोग्लोबिन और 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। अगर एटम्स पूछ लेंगे तो 8 हो जाएंगे,
4 2 8 एटम्स, मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितने होंगे? 4। अब बेटा हीमोग्लोबिन जो है वो एक ऐसा एम्प्लॉई या ऐसी गर्लफ्रेंड है जो बड़ी बेवफा है, थोड़े से पैसों के लिए इधर का उधर चले गए। हीमोग्लोबिन भी ऐसे ही है, जहां हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ज्यादा दिखती है वहां वो ऑक्सीजन को जोड़ता है और CO2 का धक्का देता है, जा तू जा। और जहां उसको CO2 ज्यादा दिखती है वहां वो ऑक्सीजन को धक्का देता है और CO2 को जोड़ता है। तो जरा सोचो कि लंग्स के सरफेस पे यानी एल्वियोलाई पर O2 ज्यादा है कि CO2? O2 ज्यादा है, एटमॉस्फेयर से आ रही है, CO2 तो बहुत कम है। तो वहां पर हीमोग्लोबिन जो भी CO2 ला रहा है उसको धक्का देगा और O2 को जोड़ेगा, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि एट लंग सरफेस या एल्वियोलाई एक ही बात है, वहां पर O2 ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई है और CO2 का पार्शियल प्रेशर लो है। तो जहां O2 ज्यादा है वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। जहां पर O2 ज्यादा है, O2 ज्यादा है, कहां ज्यादा होता है? लंग्स पर, उस समय ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। और जहां पर CO2 ज्यादा है, जहां पर CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, ऑक्सीजन को धक्का देगा, अलग करेगा और CO2 को जोड़ेगा। ऐसा कहां होता है? एट टिश्यूज। और ये अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन धक्का दे O2 को, तभी तो O2 टिश्यूज पे जाएगी। अगर ये परमानेंटली पकड़ लेता तो O2 ब्लड में ही रहती, टिश्यूज तक नहीं जाती, और हमें तो O2 को टिश्यूज तक पहुंचाना है, यानी टिश्यू पे जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, डिसएसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कुछ भी नहीं रटना मेरे नादान परिंदों को, कुछ भी नहीं रटना। जहां O2 ज्यादा है वहां O2 को जोड़ेगा हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा, ऐसा लंग्स पर होता है। और जहां CO2 ज्यादा है यानी टिश्यूज पे, वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को धक्का देगा, छोड़ेगा, डिसएसोसिएट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगा। जब O2 ज्यादा है तो CO2 कम होता है, और जहां CO2 ज्यादा है वहां पर O2 कम होता है। अब एक चीज और सिखाती हूं, सुनो बेटा, जब भी CO2 ज्यादा होगा तो ये CO2 पानी के साथ मिलता है और ये H2CO3 बनाता है, ठीक है? और ये H2CO3 H आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस बनाता है, यानी जितना ज्यादा CO2 होगा उतने ज्यादा H आयंस होंगे, और जितना कम CO2 होगा उतने कम H आयंस होंगे। और आप जानते हो बेटा, जितने H आयन ज्यादा हैं उतनी एसिडिटी ज्यादा है। आप सबको नॉलेज होगा केमिस्ट्री में 7 को न्यूट्रल पीएच बोलते हैं, न्यूट्रल। 7 से जितना कम जाएंगे, 6 5 4 3 2 1, एसिडिटी इंक्रीज होगी, और 7 से जितना ज्यादा जाएंगे 8 9 10 11, उतनी बेसिक अल्कनिटी इंक्रीज होगी। तो मैंने आपसे कहा जितना ज्यादा CO2 उतने ज्यादा H आयंस, यानी एसिडिटी उतनी ज्यादा, यानी पीएच उतना कम। और जितना कम CO2 H आयंस भी लो, यानी एसिडिटी भी कम, कम एसिडिटी यानी पीएच थोड़ा ज्यादा, क्योंकि 1 pH मोर एसिडिक है बजाय 2 pH के। तो अगर यहां पर लंग्स पर CO2 कम है तो H आयंस भी कम है, और टिश्यूज पर CO2 ज्यादा है तो H आयंस भी ज्यादा है, ठीक है? अब एक कॉन्सेप्ट और बताती हूं स्टूडेंट्स, टिश्यूज पर CO2 क्यों ज्यादा है? क्योंकि टिश्यूज ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसमें CO2 प्लस वाटर प्लस ATP बनती है, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी जो है ये हीट के फॉर्म में भी थोड़ी लूज होती है, तो गर्मी आती है, गर्म। तो जितना ग्लूकोज टूट रहा है, जितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है, उतनी हाई CO2 प्रोड्यूस हो रही है, उतने ज्यादा H आयंस हैं, उतनी ज्यादा ATP बन रही है, उतनी ज्यादा एनर्जी बन रही है, उतनी ज्यादा हीट लॉस होगी, उतनी ज्यादा गर्मी होगी।
तो जहां भी CO2 ज्यादा होता है, H आयन ज्यादा होते हैं और गर्मी होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। और जहां पे भी CO2 कम है, यानी ग्लूकोज कम टूट रहा है, ATP कम बन रही है, हीट का लॉस भी कम होगा, तो टेम्परेचर भी थोड़ा कम होता है। लॉजिकली सब कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल। तो लंग्स पर O2 हाई है, CO2 कम है, H आयन कम है, टेम्परेचर कम है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा। और टिश्यूज पर O2 कम है, CO2 ज्यादा है, H आयन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, ऑक्सीजन को धक्का देगा, और हम ये चाहते भी हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? एक एक वर्ड, एक एक लाइन। चलिए, डिसएसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये परमानेंट कंपाउंड है कि टेम्पररी, स्टेबल है कि अनस्टेबल? स्टूडेंट्स, इसे स्टेबल होना भी नहीं चाहिए। अगर ये ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं तो ऑक्सीजन टिश्यूज पे पहुंचेगी ही नहीं, यानी इट शुड बी अनस्टेबल, ट्रांजिएंट, थोड़ी देर के लिए बनेगा फिर टूटेगा टिश्यूज पे। अनस्टेबल, ट्रांजिएंट, अनस्टेबल, ट्रांजिएंट। रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल कंपाउंड, रिवर्सिबल कंपाउंड, और होना भी ऐसा ही चाहिए था, रिवर्सिबल कंपाउंड। रिवर्सिबल है बेटा, अनस्टेबल है, ट्रांजिएंट है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? एक बार क्विकली नोट कर लीजिए सब लोग। अब आइए हम कुछ फैक्ट्स लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम 100 ml ऑक्सीजन वाला खून देखें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो साइंटिस्ट ने देखा कि इसके अंदर टोटल 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है एक बार में। 100 ml खून में, हमारे बॉडी में 5 लीटर खून सर्कुलेट करता है, हर 100 ml के अंदर 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, जिसका 3% प्लाज्मा में और बाकी हीमोग्लोबिन में जाएगा। इसी तरीके से अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर देखें तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन। बेटा, एक एवरेज हीमोग्लोबिन जो होता है, एवरेज अडल्ट में, ह्यूमंस में, वो 12 से 16 ग्राम होता है पर 100 ml, या इसी को ही डेसीलीटर या क्यूबिक mm कहते हैं। हालांकि आप यंग लड़कों ने, यंग बच्चों ने, मेरे नादान परिंदों ने कभी कराया हो तो 16, 17, 18 तक भी हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, और 10, 10:30, 11, 11:30 भी ठीक ठाक माना जाता है इंडियंस में, हमारी जो डाइट होती है। बट एक स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड में। बेटा, मुझे एक बात बताओ, मैं कह रही हूं कि 100 ml खून में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 100 ml खून टोटल 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। अगर मोटा मोटा मैं मानूं, वैसे तो 3% प्लाज्मा में घुल के जाएगी, बट मैं 3% तो बहुत कम है, तो चलो मैं अगर टोटल मोटा मोटा मानूं तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि सारी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगी? 97% तो हो ही रही है। यानी क्या मैं ये बोल सकती हूं कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? क्योंकि 100 ml खून में इतनी ml O2 है, 100 ml खून में इतना ग्राम हीमोग्लोबिन है, यानी इतना ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्या मैं ये बोल सकती हूं? यानी 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 20 ml ऑक्सीजन, रफली 20 से थोड़ा सा कम होगा वैसे, क्योंकि 97% ही ट्रांसपोर्ट होती है। यानी अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो सिंपल मैथ्स आप लगाओगे, 15 ग्राम में 20 ml है, तो 1 ग्राम में 20 डिवाइडेड बाय 15, यानी 1.34 ml O2 कैरी होती है। जी हां, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन तकरीबन 1.34 ml O2 कैरी करता है। ये थोड़ा सा डेटा है, हमें याद रखना है। तो हर 100 ml खून में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 20 ml O2 है, यानी हर ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml O2 ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब एक बात समझो, अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की बात करें, अब आप कहोगे गुरुमा इसका क्या मतलब है, आओ आपको समझाती हूं।
अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ बॉडी। बेटा फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनिंग की बात हो रही है, फंक्शनिंग। अगर हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है, मतलब जब हम अभी रिलैक्स बैठे हैं, सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है, कोई हाय तौबा नहीं है, आराम से चिल्ड, पीएच नॉर्मल है ब्लड का, टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, कोई हैवी एक्सरसाइजिंग नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल, उस समय पर 100 ml oxygenated blood delivers 5 ml O2 to tissues। ये अपनी एनसीईआरटी का डेटा है प्यारे नादान परिंदों, इस पर पीवाईक्यू भी आया हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जब वो खून आ रहा था पल्मोनरी वेन्स में, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा, आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तब हर 100 ml में 20 ml O2 ट्रैवल कर रही है, पर टिश्यूज को नॉर्मली केवल 5 ml दी जाती है। कितना परसेंट हो गया? 20 ml आ रहा है, 20 ml, उसमें से 5 ml डिलीवर हो रही है, यानी ओनली 25% O2 delivered normally to tissues only 25%। तो बची हुई 75% कहां गई? वो अभी भी खून में ही है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी O2 रहती है 75%। 25% टिश्यू को दे दी और 75% अभी भी वेन्स वाले ब्लड में रहती है, और ऐसे सर्कुलेशन चलता रहता है। आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं? ये नॉर्मली है। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, हैवी एक्सरसाइज, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, या कोई बीमार है, बॉडी को हील करना है, उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो स्टूडेंट्स अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा मोर एटीपी फॉर्म करनी है, तो ज्यादा O2 की भी डिमांड होगी, क्योंकि मोर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है। उन कंडीशंस में ग्लूकोज ज्यादा टूट रहा है, O2 ज्यादा यूज होगी, CO2 ज्यादा प्रोड्यूस होगी, H आयंस भी ज्यादा बनेंगे, एसिडिटी भी ज्यादा होगी, टेम्परेचर भी हाई होगा क्योंकि एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज हो रही है। उस समय पर टिश्यूज को O2 की ज्यादा डिमांड होगी, नॉर्मल से ज्यादा। उस समय पर इससे ज्यादा ऑक्सीजन भी दी जाती है। अब वो कितनी दी जाती है वो डिपेंड करता है डिमांड कितनी है, 30%, 35%, 40%, 45% एक्सेट्रा। वो रिजर्व रखता है ब्लड हमेशा अपने पास में, बट नॉर्मली इतनी दी जाती है। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए। अब आइए हम इसी रिश्ते को समझते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व के हेल्प से। तो नेक्स्ट हेडिंग प्लीज लिखिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व, या इसे कभी कभी सिंपली ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व ऐसा भी लिख देते हैं। कहां से टूटेगी? हीमोग्लोबिन से ही अलग होगी बेटा। चलो एक बार इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आपको इसको समझाती हूं। यहां पर एक ग्राफ बनता है, ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विथ ऑक्सीजन। एक बार प्लीज लिखिए, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूं। हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ हमें हेल्प करेगा इन स्टडिंग रिलेशन बिटवीन, ये हमें हेल्प करेगा ये पता करने में कि कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। अभी मैं ग्राफ समझाऊंगी, सब समझ में आएगा। एंड परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विथ O2, इसी के बीच में ग्राफ बनेगा, और यही रिश्ता समझने में ये ग्राफ हमारी हेल्प करेगा। हेल्प एक बार नोट कर लो।
मैंने आपको अभी अभी बताया था जब भी O2 का पार्शियल प्रेशर हाई होगा तो CO2 का लो होगा, H आयंस लो होंगे, टेम्परेचर लो होगा। और जब O2 लो होगा पार्शियल प्रेशर तो CO2 हाई होगा, H आयन हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा। यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो मेनली तो PO2 पे डिपेंडेंट है। एल्वियोलाई पर O2 ज्यादा है पार्शियल प्रेशर तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, टिश्यूज पर O2 का पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटा। बट PCO2, H आयन, टेम्परेचर ये भी तो अफेक्ट कर रहे हैं इस बाइंडिंग को, तो उनकी भी स्टडीज हम इस ग्राफ से कर लेंगे। एंड स्टडिंग इफेक्ट ऑफ PCO2, H आयन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर ऑन दिस बाइंडिंग। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो बाइंडिंग है, मैं फिर कहती हूं, वो मेनली तो डिपेंड कर रही है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर। ऑक्सीजन ज्यादा तो बाइंडिंग होगी, फॉर्मेशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। ऑक्सीजन कम तो ये टूटेगा। बट साथ में इन सब का भी इफेक्ट होगा, आइए इस बात को हम लिखते हैं। यानी हम एक बात तो समझ गए कि बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन मेनली जो डिपेंड करेगी, प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। O2 जहां ज्यादा है लंग्स पर वहां हीमोग्लोबिन ज्वाइन होगा, जुड़ेगा। और जहां पर ही पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है टिश्यूज पर, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। लेकिन साथ में ही PCO2, H आयन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर आर अदर फैक्टर्स, अभी समझ में आएगा बेटा, दैट अफेक्ट दिस बाइंडिंग। अभी ग्राफ सिखाऊंगी, दैट अफेक्ट दिस बाइंडिंग ऑल्सो अदर फैक्टर्स है तो इंटर रिलेटेड बेटा। अगर किसी टिश्यू में नॉर्मल से ज्यादा CO2 प्रोड्यूस हो रही है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन भी नॉर्मल से ज्यादा यूज हो रही है, यानी ऑक्सीजन टिश्यूज में नॉर्मल से भी कम हो जाएगी। भाई पहले मान लो एक एग्जांपल बताती हूं, मान लो 20 किलो ऑक्सीजन लग रही थी, तब 20 किलो ग्लूकोज टूटता था, और मान लो 20 CO2 निकलते थे, ठीक है, 20 किलो CO2 और 20 ATP बनती थी मान लो। अब मान लो बॉडी को, उस सेल को 40 ATP बनानी है। बेटा अगर 40 ATP बनानी है तो ग्लूकोज भी 40 किलो टूटा मान लो, ऑक्सीजन भी 40 किलो डिमांड आएगी, यूज ज्यादा करनी पड़ेगी, और CO2 भी 40 किलो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो अगर CO2 प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है मतलब ऑक्सीजन यूज ज्यादा हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली टिश्यूज पर ऑक्सीजन बहुत कम रह जाएगा। तो CO2 हाई होगा तो O2 लो होगा, और CO2 लो होगा तो O2 हाई होगा। ये बात समझ आ रही है? ये जो कर्व अभी मैं बनाने वाली हूं, कर्व, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व, बेटा इसका शेप अभी हम देखेंगे, सिग्मोइड या एस कर्व होता है इसका शेप, सिग्मोइड या एस। इतना नोट कर लीजिए, और आइए अब हम ग्राफ सीखेंगे। चलिए एक न्यू पेज ले लो सब लोग, सेंटर में ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने y एक्सिस बनाई, ये मैंने x एक्सिस बनाई, ठीक है, यहां मैंने 0 लिख दिया। यहां बेटा मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिलीमीटर मरकरी में मार्क करूंगी x एक्सिस पर। पार्शियल प्रेशर्स कितने होंगे, 20 कर देती हूं, 40, 60, 80 और 100। आप जानते हो टिश्यूज पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 होता है एट टिश्यूज, और लंग्स पर
104 होता है, मैं एक एवरेज 100 ले लेती हूं एट एल्वियोलाई। दीज आर द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये मैं एक्स एक्सिस पर मार्क करूंगी। अब मैं ये मार्क करूंगी कि किस पार्शियल प्रेशर पर कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भरा हुआ है, सैचुरेटेड है, कितना परसेंट हीमोग्लोबिन, यानी परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेशन या सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन। अब मेरे नादान परिंदों बड़ा ध्यान से सुनो, यहां परसेंटेज लिख रही हूं मैं 20, 40, 60, 80, 100। ये परसेंट होगा बेटा, 20, 40, 60, 80 एंड 100। आप जानते हो कि एल्वियोलाई पर ऑलमोस्ट मैक्सिमम जितना हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ सकता है जुड़ता है, सबसे ज्यादा, यानी 100% एट एल्वियोलाई। पूरा भरा हुआ है, जितना भर सकता है उतना उतना पूरा भरा हुआ है, पूरा। 97% O2 जाती है, 3% प्लाज्मा में घुली है, पर हीमोग्लोबिन मैक्सिमम भर चुका है। यानी इस ग्राफ को अगर मैं कनेक्ट करूं तो लंग्स पर पूरा 100% मैक्सिमम फिल है। अब टिश्यूज पर कितना परसेंट है, ध्यान से सुनो। 25%, 25% ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर कर दी, यानी अभी भी जो ब्लड है इसके बाद उसमें अभी भी 75% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है, अभी भी। टिश्यूज पर भी 25% डिलीवर की है, लेकिन अभी भी 75% जुड़ी हुई है हीमोग्लोबिन के साथ। 75% मतलब बेटा यहां कहीं 70 होगा, 60 और 80 के बीच में, और यहां कहीं 75 होगा, 75%। अभी भी 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। टिश्यूज पर भी 25% ही डिलीवर की है, 75% अभी भी जुड़ा हुआ है विद द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। यानी इतनी डिलीवर हुई है, इतनी 25% डिलीवर हुई है। लंग्स पर पूरा मैक्सिमम हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड था विद ऑक्सीजन, यानी 100%। टिश्यूज पर अभी भी 75% सैचुरेटेड है, यानी 25% इज डिलीवर्ड टू टिश्यूज। सो एट एल्वियोलाई सबसे पहले ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ, पूरा 100% हीमोग्लोबिन मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, पकड़ रहा है, और उसके बाद 25% O2 डिलीवर कर दी टिश्यूज को, यानी अभी भी 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से फिल है। दिस इज डिलीवर्ड टू टिश्यूज 25%। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, इसका ग्राफ, तो वो ऐसा आएगा, लाइक दिस। दिस इज सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व। बेटा आपको एक जबरदस्त बात बताऊं, ये कर्व ऐसा भी तो हो सकता था, ध्यान से देखना, ऐसे और ऐसे। ऐसे क्यों नहीं बनाया मैंने ऐसे क्यों बनाया? एक्चुअली पता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ 4 O2 जुड़ सकते हैं, 4 Fe2+ है। पहला वाला जुड़ने में बहुत मुश्किल होती है, वेरी डिफिकल्ट। बट जब एक जुड़ जाता है तो वो हेल्प करता है, कोऑपरेट करता है दूसरे को जुड़ने में। सेकंड जुड़ता है तो वो और हेल्प करता है थर्ड को जुड़ने में। तो फर्स्ट वाला स्लो जुड़ता है, सेकंड थर्ड फास्ट जुड़ते हैं, फिर फोर्थ वाला थोड़ा स्लो जुड़ता है। इसे कोऑपरेटिव बाइंडिंग बोलते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन जब ज्वाइन हो जाता है तो वो सेकंड वाला थर्ड को कोऑपरेट करता है फास्ट ज्वाइनिंग के लिए। अगर मैं इसे ऐसे बनाती तो मतलब सारे एक ही एफर्ट से जुड़ रहे हैं, पर ये जुड़ते ऐसे हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? यानी इस ग्राफ से मुझे पता चल गया कि कितने पार्शियल प्रेशर पर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। तो मुझे पता चल गया कि एल्वियोलाई पर 100% फुल सैचुरेशन है और टिश्यूज पे अभी भी 75% सैचुरेटेड है हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। सिग्मॉइड कर्व मिलेगा। यहां तक सबको क्लियर है?
अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई बीमार है, उसके टिश्यूज को मोर ऑक्सीजन चाहिए, 25% से ज्यादा। देखो अभी 25% मिल रही है, अगर 25% से ज्यादा चाहिए तो जरा सोचो, ग्राफ को नीचे की तरफ बनाऊं या ऊपर की तरफ, सोचो बेटा। अगर मान लो 30% चाहिए, 30%, तो यहां केवल 70% रह जाएगा। अगर मान लो 45, हाँ अगर मान लो 40% चाहिए, 40%, तो यहां 60% रह जाएगा सैचुरेटेड। अगर मान लो 60% O2 चाहिए तो यहां 40% सैचुरेटेड रह जाएगा। यानी ये इस तरफ बनाना पड़ेगा। आ रहा है समझ? अगर 25 की जगह 30 चाहिए और ज्यादा, तो ये और नीचे आ जाएगा, ये लाइन और नीचे आ जाती, और नीचे इधर ग्राफ बनता, देखो ध्यान से। अगर मान लो 35 चाहिए इधर, तो ये और नीचे आ जाता, तो ऐसे लाइन बनती, तो ये और नीचे लाइन बनती। आ रहा है समझ में? यानी जितना ज्यादा CO2 बढ़ेगा, एच आयन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी ग्लूकोज ज्यादा टूट रहा है, O2 ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, यानी O2 कम हो रहा है। एक्सरसाइज के टाइम, बीमारी के टाइम ऐसा होगा, उस समय पर मोर ऑक्सीजन डिलीवर टू टिश्यूज होगा, ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, टूटना भी चाहिए ताकि ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर हो। यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती वीक होगी कि स्ट्रॉन्गर होगी? सोचो, वीक होगी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की दोस्ती, एफिनिटी, बाइंडिंग कमजोर होगी, वीक होगी, लो होगी, तभी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा टूटेगा और ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होगी जो टिश्यूज को चाहिए, क्योंकि टिश्यूज को लगातार ऑक्सीजन चाहिए, उसे ग्लूकोज तोड़ना है, एटीपी बनाना है, एनर्जी चाहिए। यानी उस समय पर ग्राफ इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा। सपोज अगर 40% चाहिए तो अब 60% ही रह गया, यानी इधर शिफ्ट हो गया। मान लो 30% चाहिए तो अब 70% रहे, तो भी ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया, यानी नॉर्मल लाइन से इधर शिफ्ट होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अब देखते हैं इसे राइट शिफ्ट बोले कि लेफ्ट शिफ्ट बोले। चलो मैं एक लाइन तो बना देती हूं। अब देखते हैं इसे राइट शिफ्ट बोले कि लेफ्ट शिफ्ट बोले। सोचो बेटा सोचो, सपोज इतना, ये इस समय पर देखो ध्यान से, देखो बेटा ध्यान से देखो मेरे नादान परिंदों, इस समय पर लंग्स पर तो पूरा 100% भरा है, टिश्यूज पर अब केवल 60% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, यानी इतना 40% डिलीवर कर दिया टिश्यूज को। आए मजे आए? हटा दूं इन लाइंस को, ऑरेंज वाली को, आप कंफ्यूज ना हो। फिर दिखाती हूं, लंग्स पे तो 100% ही है, बट अब केवल 40% है टिश्यूज पर, अब सॉरी 60%, यानी 40% डिलीवर हो। अच्छा इसी ग्राफ को मान लो मैंने ऐसे बना दिया, मान लो, ठीक है, मैं हटाती हूं, इसको हटा के दिखाती हूं। सपोज मैंने ऐसे बनाया, ऐसे, अभी भी लंग्स पे तो 100% है, लंग्स पे तो मैक्सिमम ही फिल होता है, पर अब टिश्यूज पे मान लो केवल 40% भरा हुआ है ऑक्सीजन से, यानी 60% डिलीवर हो गया है टिश्यूज को। तो जितना ज्यादा डिलीवर होगा उतना लाइन नीचे नीचे आएगी। इसे राइट कहेंगे या लेफ्ट कहेंगे, आ जाओ अब वो सीखते हैं। स्टूडेंट्स बायोमोलिक्यूल्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी, हम जब भी ऑर्गन्स की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो हम सामने से देखते हैं, ये राइट है ये लेफ्ट है, इसीलिए राइट साइड में लिवर है, लेफ्ट साइड में हार्ट है। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, सपोज यहां से, सपोज आपने स्टार्च बनाना शुरू करा, पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड चेन, तो आप यहां से बनाना शुरू करोगे ऐसे ऐसे, तो इसे राइट और इसे लेफ्ट बोलते हैं। ऐसे बना रहे हो, ऐसे, इसे राइट और इसे लेफ्ट बोलते हैं। और ऑर्गन्स जब करते हैं तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। पर यहां पर भी आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, तो इधर लेफ्ट और इधर राइट, इस तरफ राइट होता है, इस तरफ राइट होता है, तो ये भी राइट शिफ्ट कहलाएगी। राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट हम कहेंगे कर्व राइट शिफ्ट हुआ है,
कर्व का राइट शिफ्ट हुआ है। तो राइट शिफ्ट का क्या मतलब है बताओ जरा। ऑक्सीजन ज्यादा डिलीवर हो रही है देन 25% या कम? ज्यादा। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसएसोसिएशन नॉर्मल से कम है कि ज्यादा? ज्यादा। यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती, बाइंडिंग, एफिनिटी नॉर्मल से कम है कि ज्यादा? कम, तभी तो ज्यादा टूट रहा है। और ऐसा कहां होगा? टिश्यूज पर, जब ज्यादा O2 की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ज्यादा एटीपी बनानी है, यानी O2 बहुत लो है, CO2 बहुत हाई है, H आयन हाई है, एसिडिटी हाई है, टेम्परेचर हाई है, pH लो है, उन सारी सिचुएशंस में। आइए चलिए हम लिखते हैं इस बात को। सो लेट्स राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व। बिल्कुल आसान है बेटा, रटना नहीं है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, बहुत इजी है, आप समझ जाओगे। गुरुमा राइट शिफ्ट मतलब ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है, यानी ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो गई है। ऐसा कब होगा? जब O2 नॉर्मल से भी कम है टिश्यूज के पास। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा यूज हो रही है, ग्लूकोज ज्यादा टूट रहा है, एटीपी ज्यादा बन रही है, यानी CO2 मोर से नॉर्मल है, ज्यादा है, H आयन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा है, pH कम होगा, क्योंकि जितने ज्यादा H आयन उतनी ज्यादा एसिडिटी और pH उतना कम। कॉन्सेप्ट समझो बेटा। और ऐसा कब हो सकता है? जब बीमार हो या बहुत ज्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रही हो हमारी बॉडी, उस समय भी O2 की डिमांड नॉर्मल से ज्यादा होती है। सो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। CO2 ज्यादा है तो H आयन ज्यादा है, H आयन ज्यादा है तो एसिडिटी ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा है तो pH कम है, CO2 ज्यादा है तो H आयन ज्यादा है, H आयन ज्यादा है, साथ में टेम्परेचर भी ज्यादा है। और ये कहां होगा? ये हमेशा टिश्यूज पर होगा बेटा, ऑलवेज एट टिश्यूज। टिश्यू को O2 की डिमांड होती है नॉर्मल से ज्यादा। लंग्स पे फर्क नहीं पड़ता, लंग्स पे तो O2 ही हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर से आ रहा है, वहां तो हमेशा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। तो हाई PCO2, लो PO2, हाई H आयंस, हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी, लो pH, इन सारी सिचुएशंस में राइट शिफ्ट होगी, यानी मोर देन नॉर्मल O2 डिलीवर टू टिश्यूज। कितना डिलीवर होगा? 30, 35, 40, वो डिपेंड करता है डिमांड कितनी है, यानी मोर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मोर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी बाइंडिंग दोस्ती, बाइंडिंग एफिनिटी बिटवीन दोस्ती बिटवीन hemoglobin and O2 is lesser, या it becomes, ऐसा लिख देती हूं, becomes lower। ये सब नॉर्मल से कंपेयर कर रहे हैं अपन, नॉर्मल से ज्यादा O2 डिलीवर होगी, नॉर्मल से ज्यादा ये टूटेगा और बाइंडिंग एफिनिटी नॉर्मल से कम हो जाएगी। लिख लीजिए एवरीबडी। स्टूडेंट्स अब एक पॉइंट पढ़ा रही हूं आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट कई बार पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता था। ये बात हमें एक साइंटिस्ट ने बताई थी जिनका नाम है बोहर जी ने हमें बताया था कि जैसे जैसे टिश्यूज पर CO2 ज्यादा बढ़ेगी, मतलब O2 यूज ज्यादा हो रही है यानी O2 कम हो रही है, वैसे वैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा टूटेगा ताकि ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर की जाए। ये बात हमें बोहर जी ने बताई थी। तो बोहर जी ने हमें बताई थी, तो इसे कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। सो व्हाट इज बोहर्स इफेक्ट? बोहर जी ने कहा था कि टिश्यूज पर, बेटा टिश्यू पे ही होगा, लंग पे तो पॉसिबल ही नहीं है, लंग पे तो हमेशा O2 ही ज्यादा होगी क्योंकि एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट आ रही है। एट टिश्यूज जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता जाएगा, CO2 ज्यादा हो रही है यानी O2 कम हो रहा है नेचुरली, क्योंकि O2 ही तो यूज हो रही है ग्लूकोज को तोड़ने में, तभी तो CO2 बढ़ रही है। तो
ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन और टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड है, ऑक्सीजन की नीड है सेल्स को, टिश्यूज को, और ज्यादा O2 टिश्यूज तक पहुंचाई जाएगी, डिलीवर टू टिश्यूज। ये हमें बोहर जी ने बताया था बेटा, तो इसे बोहर इफेक्ट कहते हैं कि जैसे जैसे CO2 बढ़ेगी वैसे वैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा और उसके कारण ऑक्सीजन टिश्यू को पहुंचाई जाएगी। ये सब टिश्यूज पर होता है। जरा सोच के बताओ, अगर कोई पूछे कि बोहर्स इफेक्ट O2 गैस के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है या CO2 गैस के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो क्या कहोगे? सोचो। आप कहोगे गुरुमा इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो रहा है और O2 टिश्यूज को पहुंचाई जा रही है CO2 हाई होने के कारण, पर डिलीवर तो O2 हो रही है ना, यानी इट इज रिलेटेड विथ O2 ट्रांसपोर्ट, इट इज रिलेटेड विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। तभी तो उसमें पढ़ रहे हैं अपन आज की क्लास में। जल्दी से इतना नोट कर लो, एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करवा देती हूं, फिर क्विकली एक बार जल्दी से नोट करो। चलिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा, मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवाती हूं। मैंने आपको यह बताया कि O2 एटमॉस्फेयर से आएगी रिच एयर, हम इनहेल करेंगे, एल्विलाई में आएगी, हाई टू लो पार्शियल प्रेशर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगी। अब ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यूज तक, 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी, 97% आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ, आयरन के साथ जुड़ के ट्रांसपोर्ट होगी, और वहीं टिश्यूज ने जो CO2 प्रोड्यूस करी है वो ब्लड लेकर आएगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ट्रांसपोर्ट एल्विलाई के पास, फिर एल्विलाई से एक्सहेल कर देंगे बाहर। हमने एक बेसिक सीखा कि ब्लड क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीम पार्ट क्या है, आयरन कहां होता है, ग्लोबिन चेन्स क्या होती हैं, और मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन इस आयरन के साथ जुड़ के जाता है तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि जहां पर O2 ज्यादा है यानी लंग्स पे, O2 हाई है तो CO2 लो है, H आयन लो है, टेम्परेचर लो है, ये सब लंग्स के सरफेस पर एल्विलाई पर होता है। वहां हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा, और टिश्यूज पे जहां CO2 हाई है, H आयन हाई है, टेम्परेचर हाई है और O2 लो है, वहां ये वापस टूटेगा ताकि ऑक्सीजन रिमूव हो, अलग हो और टिश्यू को डिलीवर हो, यानी ये अनस्टेबल, रिवर्सिबल, ट्रांजिएंट कंपाउंड होगा। फिर हमने समझा 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml O2 है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml O2 कैरी कर रहा है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतनी ml O2 कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हमने ये भी समझा कि हर 100 ml खून में 20 ml O2 आती है, पर 5 ml ही टिश्यूज को दी जाती है, यानी 25% नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। बट अगर नीड होगी, डिमांड ज्यादा होगी, बीमार होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो इससे ज्यादा भी दी जा सकती है। और ये सब रिश्ता पढ़ने के लिए कि PO2 और परसेंटेज कितना हीमोग्लोबिन भरा हुआ है O2 से, प्लस ऑल्सो CO2, H आयन, टेम्परेचर, ये सब फैक्टर्स कैसे इफेक्ट होता है, इन सब के लिए एक सिग्मॉइड शेप का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनाया जाता है। इसमें हमने सीखा कि ये नॉर्मल है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा और 25% ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर होगी, यानी अभी भी टिश्यूज पर जो खून है उसमें 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेटेड है, फिल्ड है। लेकिन अगर मोर डिलीवर करनी है तो ये कर्व भी राइट साइड में शिफ्ट होगा, यानी राइट साइड में शिफ्ट कब होगा, जब ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है टिश्यूज में, यानी O2 कम है टिश्यूज के पास, CO2 हाई है, H आयन हाई है, एसिडिटी हाई है, pH लो है, टेम्परेचर हाई है, एक्सरसाइज है, बीमार है, इन सब टाइम पर तो मोर O2 डिलीवर होगी, मोर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएट होगा, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती, एफिनिटी, बाइंडिंग लो होगी। ये बात हमें बोहर जी ने बताई थी, इसे बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। अब आइए बेटा, अगर एक राइट शिफ्ट है तो एक लेफ्ट शिफ्ट भी बनाते हैं। नेचुरली लेफ्ट शिफ्ट कुछ इधर बन जाएगी। एक एग्जांपल बता रही हूं आपको समझाने के लिए। भाई लंग्स पे तो पूरा का पूरा फिल है, पर मान लो टिश्यूज पर, ये देखो टिश्यूज पर अभी भी 85% फिल है, 85% फॉर एग्जांपल, यानी इतना सा डिलीवर हुआ, 25% से कम डिलीवर हुआ, कम, तो इसे हम कह देंगे लेफ्ट शिफ्ट। आइए लिखिए,
लेफ्ट शिफ्ट ऑफ कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व। चलो लिखवाओ, मुझे बहुत इजी है। यहां पर CO2 नॉर्मल से कम है, O2 नॉर्मल से ज्यादा है, H आयन कम है, एसिडिटी कम है, तो pH थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, मैंने राइट शिफ्ट की ऑपोजिट बातें लिख दी, जस्ट ऑपोजिट। चलिए, यहां पर लेसर, वहां ज्यादा था, यहां पे लेसर ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू टिश्यूज, 25% से भी कम। ठीक है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा भी कम, लेसर डिसएसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी बेटा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती खतरनाक है, छोड़ती ही नहीं है हीमोग्लोबिन, नहीं तू मेरे साथ ही चिपका रहे, मैं तुझे टिश्यूज पे जाने ही नहीं दूंगा। बाइंडिंग एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इज मोर। मैंने राइट शिफ्ट का सब कुछ उल्टा कर दिया, मैंने राइट शिफ्ट का सब कुछ उल्टा कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। एक जबरदस्त बात सिखाने वाली हूं अभी। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, राइट शिफ्ट तो दिया हुआ है, लेफ्ट शिफ्ट नहीं दिया। अब आपको एक जबरदस्त बात बताती हूं, पेन साइड में रख देना, इतना लिख लो पहले। स्टूडेंट्स एक बात सोचो, नॉर्मली अगर 25% डिलीवर करनी है, जब हम सो रहे हैं आराम से, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उससे भी कम जरूरत कब पड़ेगी बॉडी में? नॉर्मल से भी और कम क्या होता है? नॉर्मल 5 ml तो देनी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या लेफ्ट शिफ्ट एक्चुअली पॉसिबल है या सिर्फ एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है? कभी आया ये चीज दिमाग में पढ़ते में? आपने ये तो पढ़ लिया कि ठीक है CO2 ज्यादा तो लगेगी, O2 की जब बहुत कमी होगी, क्योंकि O2 यूज हो रही है, क्योंकि ग्लूकोज तोड़ रहे हैं, क्योंकि ATP ज्यादा बनानी है, बीमार है, एक्सरसाइज है, बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, ये तो हो सकता है। पर बॉडी को कम एनर्जी कब चाहिए भाई? मिनिमम 5 ml तो नेचर ने बनाया ही है, सोते में भी चाहिए उतनी, तो इससे और कम कब चाहिए? तो एक्चुअली हमारी बॉडी में ये प्रैक्टिकली वैसे पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये कब होता है? आओ आपको समझाती हूं कि ऐसा ग्राफ कहां मिलता है। प्लीज लिखिए, प्लीज लिखिए, फीटल ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व। सुनो मेरी बात मेरे नादान परिंदों, अब तो काफी साल से हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, एक बार समझो। सपोज करो ये मैंने मां का ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व बनाया, मैटरनल कर्व। बेटा आपको पता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी बनाना मत। सपोज ये मदर का यूट्रस है, ये प्लेसेंटा है, यहां ब्लड सप्लाई आती है, और ये फीटस है, यहां अम्बिलिकल कॉर्ड है, आंवल नाल। आपको मालूम है बेटा कि बच्चे को जो भी ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वो सब मां से मिलता है, और बच्चे का CO2 वेस्ट मां के खून में डाला जाता है, इतना सबको आइडिया है। यानी मां का जो ब्लड है, उसमें जो RBC है, उसमें जो हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर ऑक्सीजन है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मां के हीमोग्लोबिन में, और उसे हमें फीटस तक पहुंचाना है। फीटस के पास भी ब्लड है, उसमें भी RBC है, उसमें भी हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर पहुंचाना है। अब बेटा मां के ब्लड में हीमोग्लोबिन से क्यों जाएगा ऑक्सीजन फीटस के पास? एक्चुअली फीटस का जो हीमोग्लोबिन है, क्या ब्यूटीफुली नेचर ने हमारी बॉडी को बनाया है, जरा सोचो, अप्रिशिएट करो, खुश हो, मजे लो, कि फीटस का जो हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स होती हैं, 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, 4 Fe2+ होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, पर ये 2 बीटा नहीं गामा है, यानी अमीनो एसिड का नंबर सीक्वेंस डिफरेंट होता है, और इस कारण से फीटस का जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन के साथ जो दोस्ती है वो 30% तक ज्यादा होती है। तो जैसे ही ये खून यहां से, ये ऑक्सीजन इसे देखती है, फीटस के RBC को, उसके अंदर हीमोग्लोबिन को, तो ये अपने दोस्त के पास दौड़ पड़ती है। जी हाँ, फीटस का जो हीमोग्लोबिन है उसकी दोस्ती विद द ऑक्सीजन इज 30% मोर देन मदर्स हीमोग्लोबिन दोस्ती विद ऑक्सीजन। मदर मतलब अडल्ट, 2 अल्फा 2 बीटा। तो इस समय पर
फीटस के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती ज्यादा गहरी है, ज्यादा गहरी। यानी जब आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा मदर के कंपैरिजन में लेफ्ट साइड पर फीटस का कर्व आएगा, फीटस का कर्व ऊपर आएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि उसकी ज्यादा दोस्ती होती है। और ये नेचर ने जानबूझ के बनाया है। कितना ब्यूटीफुली बनाया है बेटा, कि ऐसा नहीं फीटस में भी सेम हीमोग्लोबिन चल रहा है, नहीं, वरना मां के खून से ऑक्सीजन फीटस के खून में नहीं जाता। अगर दोनों की सेम दोस्ती होती तो वो पड़ा रहता आराम से, और मां के हीमोग्लोबिन की ज्यादा दोस्ती होती तो कभी जाता ही नहीं वो। कितना ब्यूटीफुली बनाया, वाह यार, मजे आ गए, आनंद आ गया। चलिए, तो जो फीटल हीमोग्लोबिन है, फीटल हीमोग्लोबिन हीम है, आयरन है, सब कुछ है, बट 2 अल्फा और 2 गामा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। ये गामा एक्स्ट्रा अलग होता है, ये डिफरेंट होता है, और इसके कारण से फीटस का हीमोग्लोबिन जो है उसका 30% मोर एफिनिटी है, ज्यादा फ्रेंडशिप है, बाइंडिंग है, एफिनिटी है विथ हीमोग्लोबिन, सॉरी विथ ऑक्सीजन than मेटरनल हीमोग्लोबिन। मां अडल्ट है और अडल्ट के हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स हैं। बीटा चेन के कारण, हालांकि ऑक्सीजन चेन से नहीं जुड़ रहा, ऑक्सीजन तो हीम ग्रुप से जुड़ रहा है, वो तो सेम है, आयरन तो सेम है, बट ओवरऑल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। तो फीटस के हीमोग्लोबिन का जब आप कर्व बनाओगे तो थोड़ा ऊपर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, चलो एक और सिखाती हूं आपको, मायोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व। स्टूडेंट्स, मायोग्लोबिन का नाम सुना है कभी? लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर अगर कभी पढ़ा हो, मसल्स, रेड मसल पढ़ी हो, व्हाइट मसल, रेड मसल फाइबर। बेटा जैसे खून में हीमोग्लोबिन है, ऐसे ही हमारी मसल्स के अंदर एक पिगमेंट है, एक प्रोटीन है, जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। मायो मतलब मसल, मसल का हीमोग्लोबिन ऐसा समझ लो, पर उसमें एक ही हीम ग्रुप होता है। जैसे एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम यानी 4 आयरन होते हैं, इसमें एक मायोग्लोबिन में एक हीम ग्रुप यानी एक आयरन होता है, तो ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जोड़ता है। इट इज अ रेड पिगमेंट इन मसल्स, रेड पिगमेंट इन मसल्स। हीमोग्लोबिन ब्लड में है, खून में, और ये मसल्स में है। हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब होस्ट स्टोर करता है मसल्स के अंदर। बेटा इसमें एक ही हीम ग्रुप होता है तो एक ही आयरन होता है, यानी इट विल कैरी 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 1 मायोग्लोबिन 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है, जबकि 1 हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करते थे। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व बनाओगे तो वो ऐसा बनेगा, ऐसा जो हमने अभी बनाया। हीमोग्लोबिन बहुत आसानी से टिश्यूज पे जाके टूटता है और ऑक्सीजन 25% टिश्यूज को नॉर्मली डिलीवर करता है। पर मायोग्लोबिन बड़ा कंजूस है, वो कहता है ना, मैं अपनी ऑक्सीजन छोड़ूंगा ही नहीं। तुम अगर ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लो। सुना है ना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड बनेगा, तुम थकोगे, मसल फटीक होगी, कोई बात नहीं भैया, तुम थको, तुम्हारी प्रॉब्लम, बैठ जाना, सांस ले लेना, घर पहुंच जाना, मैं नहीं छोड़ूंगा मेरी ऑक्सीजन को। मायोग्लोबिन पकड़ के रखता है बेटा, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो तो मायोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन देता है। यानी मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ ज्यादा दोस्ती है, ज्यादा दोस्ती, और यही कारण है इसका कर्व लेफ्ट साइड में बनता है, ऊपर की तरफ बनता है। जो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन वाला कर्व बनता है वो ऊपर बनता है, ऊपर मतलब लेफ्ट साइड में। और कर्व भी देखो बेटा, मैंने ऐसा नहीं बनाया, ऐसा मैंने ऐसा बनाया। क्यों ये ऐसे बनाए हैं? क्योंकि 4 ऑक्सीजन जुड़नी है, एक धीरे जुड़ती है, फिर थोड़ी तेज, फिर थोड़ी तेज, पर यहां एक ही ऑक्सीजन जुड़नी है, ये जुड़ गई, टक, हाइपरबॉलिक कर्व बनता है। मायोग्लोबिन ऑफ कोर्स ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ रहा है, तो आप इसे ऑक्सी मायोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व कह सकते हो, इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व। तो ये 2 जगह हमने ऐसे देखी जहां पर हीमोग्लोबिन की जो दोस्ती है
नॉर्मल हीमोग्लोबिन, अडल्ट हीमोग्लोबिन की विथ ऑक्सीजन, उससे ज्यादा दोस्ती है फीटस के हीमोग्लोबिन की विथ ऑक्सीजन एंड मायोग्लोबिन की विथ ऑक्सीजन। तो ये दोनों लेफ्ट शिफ्ट के एग्जाम्पल्स हैं। मजे आ गए? चलिए, अब मेरे प्यारे नादान परिंदों, एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूं। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, ये सोनू के T2 की स्वीटी है। रुबिस्को एंजाइम भी ऐसे ही होता है, फोटोसिंथेसिस में जो पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यानी बेटा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा हुई CO2 से, तो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, हीमोग्लोबिन को धक्का देता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसा कि लंग्स पे होता है। लेकिन अगर कभी CO2 ज्यादा हो गई, जैसा टिश्यूज पे होता है, तो ये ऑक्सीजन को धक्का देता है, छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है, उसे कार्बोक्सी नहीं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। कार्ब अमीनो, ये T2 है बेटा, ऑक्सीजन जो है ये T2 है, T2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा ये स्वीटी है, और ये सोनू है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको, ये T2 है, ये सोनू है, ये सोनू है, ये सोनू है। तो कभी तो T2 को सोनू की याद आए, मेरे बचपन का दोस्त, तेरे लिए मैं स्वीटी को छोड़ दूंगा। तो लंग्स पर ये स्वीटी को छोड़ेगा, CO2 को छोड़ेगा, ताकि वो एटमॉस्फेयर में चली जाए और O2 को पकड़ेगा, दोस्ती याद आएगी। और कहीं बोलेगा दोस्ती तो ठीक है, लेकिन जन्म जन्म का प्यार, कभी दिल का पलड़ा स्वीटी की तरफ झुकता है टिश्यूज पर, तो ये O2 को छोड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है ताकि ऑक्सीजन टिश्यूज को मिले, और CO2 को पकड़ता है, उसके साथ जुड़ता है। बेटा इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, पर इसे कार्बोक्सी नहीं, कार्ब अमीनो बोलते हैं। अमीनो वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन वाले पार्ट से जुड़ता है, जिसमें अमीनो एसिड्स हैं। आ गए? मजे आ गए? समझ आया अच्छे से सबको? चलिए, इतना एक बार क्विकली नोट कर लो एवरीबॉडी, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है मेरे नादान परिंदों? तो ऑक्सीजन जो है वो सोनू है, और CO2 स्वीटी है, और हमारा हीमोग्लोबिन T2 है। तो कभी सोनू की याद आए बचपन के दोस्त की, तो कभी प्यार की याद आए। चलो, अब एक लास्ट फंडा और सिखाती हूं आपको, उसके पहले थोड़ी NCERT पढ़ाती हूं। रुको, चलो आओ NCERT मार्क करते हैं। एवरीबडी प्लीज ओपन योर NCERT। ब्लड वो मीडियम है जिससे ट्रांसपोर्ट होगा O2 CO2 का। 97% O2 RBC के अंदर जाएगी, जो ब्लड में ही है बट हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के, और रिमेनिंग 3% O2 कैरी करेगा प्लाज्मा, जो ब्लड का ही पार्ट है, डिसॉल्व स्टेट में। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ एक बार मार्क कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 23%, NCERT ने 20 से 25% लिखा है, वो RBC यानी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। 7% डिसॉल्व होती है प्लाज्मा में, और 70% भी प्लाज्मा में ही जाती है, मैं सिखाऊंगी, पर डिसॉल्व घुलकर नहीं, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसके रूप में। ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में लूंगी। चलिए, हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है इन द RBCs। O2 बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में, अनस्टेबल, ट्रांजिएंट, टेम्पररी कंपाउंड टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स O2 के बाइंड कर सकता है। ये जो बाइंडिंग है O2 की विथ हीमोग्लोबिन, ये मेनली प्राइमरली रिलेटेड है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे, बट partial pressure of CO2, H ion concentration, temperature are other factors which can interfere with this binding. सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होगा जब हम कितना % हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है विद O2, इसे प्लॉट करेंगे y एक्सिस पे अगेंस्ट PO2 ऑन x एक्सिस। इस कर्व को कहते हैं ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व। ये हेल्प करेगा इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, H ion on binding of O2 with hemoglobin। ध्यान से सुनिए, वेरी इजी। एल्व्यूलाई पर जहां पर O2 हाई है, CO2 लो है, H ions लो है, टेम्परेचर लो है, यानी सारे फैक्टर्स फेवरेबल हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन।
जबकि टिश्यूज पे जहां ऑपोजिट है, O2 लो है, CO2 हाई है, H आयन हाई है, टेम्परेचर हाई है, वहां पर सारे फैक्टर्स फेवरेबल हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के टूटने के लिए, डिसएसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन बाइंड करेगा विथ हीमोग्लोबिन एट लंग सरफेस एंड डिसएसोसिएट होगा एट टिश्यूज। हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 5 ml ऑफ O2 अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस टू द टिश्यूज। नाउ 1 सेकेंड, ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलो ये कर्व देखो बेटा, एनसीईआरटी का पहले कर्व देखो। 100 mmHg ऑलमोस्ट यानी एल्विलाई पर पूरा 100% यानी मैक्सिमम हीमोग्लोबिन भरा हुआ है विद द ऑक्सीजन। लेकिन टिश्यूज पे ये देखो 40 mmHg पर, यहां पे 70 है बेटा, 60 और 80 के बीच में, और यहां कहीं पे 75 होगा। अभी भी 75% ऑक्सीजन इज, हीमोग्लोबिन इज फिल्ड विथ ऑक्सीजन, यानी 25% जो है दैट इज डिलीवर्ड टू टिश्यूज। राइट शिफ्ट करना है और ज्यादा डिलीवर करना है तो ये ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होता जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है विथ O2। इस सिग्मॉइड कर्व को ऑक्सीजन डिसोसिएशन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है कि मायोग्लोबिन भी ऊपर लेफ्ट साइड में जाएगा और फीटल हीमोग्लोबिन वाला कर्व भी लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी मोर एफिनिटी होती है इनकी। चलिए अब आइए बेटा एक छोटा सा पॉइंट और बताती हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आया हुआ आउट ऑफ एनसीईआरटी, PYQ। फिर मजेदार क्वेश्चंस करेंगे। P50 वैल्यू ये क्या है, पहले एक बार लिखते हैं। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन। हमें पता है 100% पूरा हीमोग्लोबिन भरा हुआ है लंग्स पे 104 mmHg पर, और 75% हीमोग्लोबिन भरा हुआ है ऑक्सीजन से 40 mmHg पर। तो वो कौन सा पार्शियल प्रेशर है जिस पर 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भरा हुआ है? आओ पहले ग्राफ में दिखाती हूं मैं आपको, फिर आंसर बताऊंगी। चलिए देखते हैं। देखो बेटा यहां 50% है, यहां 40 और 60 के बीच में ये है 50%, ठीक है। ये ग्रीन वाला नॉर्मल कर्व है, ग्रीन वाला नॉर्मल था, ऊपर वाला लेफ्ट शिफ्ट था, नीचे वाला राइट शिफ्ट था। तो ग्रीन वाले कर्व में मैं देख रही हूं, ग्रीन वाले में कितना पार्शियल प्रेशर है O2 का इस समय पर, ये देखो इतना। बेटा यहां कहीं पर 30 होगा, 20 और 40 के बीच में, तो यहां कहीं पर अप्रोक्सीमेटली 25 होगा, अप्रोक्सीमेटली, प्रॉपरली ग्राफ बनाएंगे तो जब 25 mmHg पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, उस समय पर 50% हीमोग्लोबिन भरा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। यानी नॉर्मली ये जो वैल्यू आती है, नॉर्मली ये अराउंड 25 mmHg होती है नॉर्मली। अब इस पे PYQ क्या आया था, इस पे PYQ ये आया था कि जब राइट शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। राइट शिफ्ट पर P50 वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। आओ समझते, बहुत इजी है। चलिए राइट शिफ्ट मतलब देखो समझो, अभी भी मुझे 50% ही देखना है कितने पार्शियल प्रेशर पर होता है, P50 यहीं पर। लेकिन अब मुझे इस ग्राफ में देखना है, इस ग्राफ में ऑरेंज वाले में, तो नेचुरली पार्शियल प्रेशर बढ़ गया बेटा। ये देखो ऑरेंज वाले में पार्शियल प्रेशर बढ़ गया। अब कितना होगा ये फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा कितना शिफ्ट हो रहा है, वो डिपेंड करेगा टिश्यू की कितनी नीड है एक्स्ट्रा, कितनी एक्स्ट्रा O2 डिलीवर हो रही है, उतनी ज्यादा
राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो उतनी ज्यादा P50 वैल्यू भी इंक्रीज होगी। पर ये पक्की बात है कि ये शिफ्ट इधर है। सपोज करो अगर ये ऐसा हो जाए तो अब P50 वैल्यू देखो यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। सपोज करो ये ऐसा हो जाए तो अब P50 वैल्यू यहां आ जाएगी। तो जैसे जैसे राइट शिफ्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे P50 वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये क्वेश्चन आया था। दिस वॉज द क्वेश्चन दैट इट विल इंक्रीज। ये आंसर था। आइए नादान परिंदों कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं। आपको अब क्या करना है मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जब क्वेश्चन करूंगी, ये लगाया, आप पॉज करोगे, इसे खुद से ट्राई करोगे, 40 या 50 सेकेंड्स का टाइमर लगाओ और बढ़िया है, फिर प्ले करके चेक करो। अगर O2 का कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू पर सेम हो गया, सेम जैसा रेस्पिरेटरी सरफेस पर है, तो क्या होगा बेटा? हाई टू लो प्रेशर गैस आती है। अगर सेम हो गया तो डिसएसोसिएट ही नहीं होगा बेटा। ये टूट ही इसीलिए रहा है क्योंकि टिश्यूज पर लो PO2 है, हाई CO2 है, तभी तो टूट रहा है। लेकिन अगर सेम हो गया तो ये टूटेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, डिसएसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बढ़ेगा? O2 ज्यादा डिलीवर करना है, यानी राइट शिफ्ट की बात हो रही है बेटा। ज्यादा डिलीवर करना है, क्यों? क्योंकि O2 टिश्यू पे कम है, CO2 हाई है, H आयन हाई है, एसिडिटी हाई है, pH लो है, टेम्परेचर हाई है। इस समय की बात हो रही है। pH डिक्रीज होगा, एसिडिटी इंक्रीज होगी, pH डिक्रीज होगा, pH डिक्रीज होगा और CO2 हाई होगा। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, मजे आ रहे हैं? आगे बढ़ू, चलो नेक्स्ट। पॉज करके खुद से ट्राई करो। अगर P50 वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है? P50 वैल्यू इंक्रीज होती है राइट शिफ्ट के टाइम, राइट शिफ्ट के टाइम इंक्रीज होती है। इस समय पर O2 लो होता है, टेम्परेचर हाई होता है, मेटाबॉलिज्म तोड़ फोड़, ग्लूकोज का टूटना हाई होता है, PCO2 बोलते तो हाई होता है, H आयंस बोलते हाई होता है, एसिडिटी हाई होता है, pH लो होता है, pH लो होता है, O2 भी लो होता है, pH भी लो होता है, टेम्परेचर, CO2, H आयन, एसिडिटी, मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ इंक्रीज होता है। तो बताइए अब इसका आंसर क्या लगाएंगे? स्टूडेंट्स मुझे यहां पर इसको नन करना पड़ेगा, रुको, नन, वरना ये दोनों आंसर हो जाएंगे। चलो मैं दोनों लगाती हूं, आप कंफ्यूज मत हो। ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, एक नन या कुछ और लिख कर आएगा। दोनों के फॉल होने से ऐसा होगा। चलो नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्विलाई इज, बेटा एल्विलाई में 104 होता है ऑक्सीजन का। अब ब्लड में दिया नहीं है ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, चलो ऑक्सीजनेटेड में 95 होता है और डीऑक्सीजनेटेड में 40 होता है ऑक्सीजन का। तो उससे तो ज्यादा ही है ना, इक्वल तो नहीं है। चाहे ये ब्लड हो चाहे ये ब्लड हो, दोनों ही ब्लड में O2 कम है, एल्विलाई में तो ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में तो सबसे ज्यादा है, तो एल्विलाई का मोर है, मोर है। अच्छा CO2 से भी नहीं कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि CO2 की भी अगर मैं बात करूं तो टिश्यूज में या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसमें भी बेटा 45 होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होती है, तो भी बेटा 104 तो उससे ज्यादा ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। बोहर्स इफेक्ट में राइट शिफ्ट कब होगी? बोहर्स इफेक्ट मतलब राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट मतलब CO2 हाई है, CO2 हाई है और O2 लो है, CO2 हाई है और O2 लो है, CO2 हाई है और O2 लो है। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि ये तो सही है CO2 हाई है O2 लो है, जब CO2 हाई है तो H आयंस भी हाई हैं, H आयंस हाई हैं, एसिडिटी भी हाई है और एसिडिटी हाई है तो pH लो है, यानी यही बेस्ट चॉइस होगी। ठीक है, जितनी जितनी एसिडिटी बढ़ती है pH कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा कब? बेटा टूटता है टिश्यूज पर, टिश्यूज पर,
बनता है लंग्स पर। क्यों टूटेगा? क्योंकि वहां O2 लो है, O2 हाई नहीं है और CO2 हाई है। O2 लो है, CO2 हाई, H आयन हाई, टेम्परेचर हाई, एसिडिटी हाई, pH लो। तो दिस विल बी द बेस्ट चॉइस। ऑल द टाइम नहीं, इससे मतलब ही नहीं है, नहीं इससे तो मेन मतलब है, ये प्राइमरली फैक्टर है। नेक्स्ट, कैसे आप पता करोगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है, इस पर किसका इफेक्ट है? बेटा एक्चुअली सबका इफेक्ट है, सबका इफेक्ट है। प्राइमरीली पूछते तो O2 का पार्शियल प्रेशर, बट PCO2, H आयन यानी pH, एसिडिटी, टेम्परेचर, ऑल दिया है तो ऑल। अच्छा, अगर यहां पे ऑल नहीं देते तो फिर आप ये वाला चॉइस लगाते, अगर ऑल नहीं देते प्राइमरीली। चलिए नेक्स्ट, डिसएसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन टिश्यू अकर्स। क्यों होता है? क्योंकि O2 कम है, CO2 हाई है, H आयन हाई है, टेम्परेचर हाई है, एसिडिटी हाई है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन विल इंक्रीज। परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन विल इंक्रीज। ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है, जुड़ रहा है बेटा, टूटने की बात नहीं हो रही है, जुड़ रहा है, लेफ्ट शिफ्ट की बात हो रही है। और लेफ्ट शिफ्ट के टाइम O2 नॉर्मल से ज्यादा, CO2 नॉर्मल से कम, H आयन कम, एसिडिटी कम, pH ज्यादा, टेम्परेचर कम, ये सब होता है। तो pH ज्यादा, O2 ज्यादा, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ऐसा कुछ नहीं है, टेम्परेचर कम, H आयन कम, CO2 कम, एसिडिटी कम। सो दिस विल बी द बेस्ट चॉइस। आ रहा है समझ? हीमोग्लोबिन टूटेगा जो ऑक्सीजन के साथ, वो राइट शिफ्ट है, पर वो नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जुड़ रहा है, बन रहा है, वही फीटल हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन वाली बात है। चलिए नेक्स्ट, बोहर इफेक्ट क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऊपर CO2 का इफेक्ट, हीमोग्लोबिन पे नहीं बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे, कि जितनी जितनी CO2 इंक्रीज होगी उतना उतना ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएट होगा, उतनी उतनी O2 विल बी डिलीवर्ड, आरबीसी पे भी नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे। चलिए नेक्स्ट, अंडर नॉर्मल कंडीशंस कितना O2 इज डिलीवर्ड बाय 100 ml ऑफ ब्लड? बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 20 ml ट्रांसपोर्ट होता है, पर 25% यानी 5 ml डिलीवर होता है। चलिए एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखो। ऑलराइट मेरे नादान परिंदों, तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मॉड्यूल है तो ऑफ कोर्स आप वहां से क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट सबसे पहले आपको लास्ट क्लास को रिवाइज करना है, जिसमें हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस सीखा था, वेडनेसडे वाली क्लास। फिर आप आज की क्लास को अच्छे से लर्न करोगे, खुद ग्राफ बना के देखना, खुद देखना बेटा, राइट शिफ्ट, राइट मतलब ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होगी तो बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी, ऐसा टिश्यूज पर होगा, O2 और कम होगी, CO2 ज्यादा होगी, H आयन ज्यादा होंगे, एसिडिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, pH कम होगा, एक्सरसाइज के टाइम, बीमारी के टाइम ऐसा होगा। ऐसा खुद एक टीचर की तरह अपने आप को एक्सप्लेन करिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। बहुत मजे आएंगे मेरे नादान परिंदों, बिल्कुल बैकलॉग मत बनने देना, फुल जोश के साथ पढ़ना है। ऑल माय लव एंड ऑल माय ब्लेसिंग्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।